नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि जुलाई से हमारे यहाँ एक नया कानून लागू होने जा रहा है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने BNSS का नाम दिया है। B यानी भारतीय, N यानी नागरिक, S यानी सुरक्षा और S यानी संहिता। BNSS इस कानून का नया नाम है और इसने पुरानी जो CRPC थी, जिसको 1973 में बनाया गया था, उसको रिप्लेस ये कानून करने जा रहा है। तो जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, जिसको हम CRPC कहते थे, वो नए इस BNSS कानून से बदलने जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोग चाहे परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे जुडिशरी में हो, या आप साधारण पब्लिक हों, आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जो नया कानून है वो क्या है, किस तरह बदला गया है और उसमें किन किन बातों की जानकारी दी गई है। दोस्तों, ये हमारा आधारभूत कानून है और इससे जो हमारे क्राइम हैं उनके बारे में डिटेल इसमें दी गई है कि किस प्रोसीजर से उनकी ट्रायल होगी और कोर्टों में किस तरह काम होगा। इसमें पूरा प्रोसीजर बताया गया है। तो आज हम इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करेंगे। मैं कोई आपको तुलनात्मक स्टडी नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको नया कानून याद करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो नए कानून 2023 को सेक्शन बाय सेक्शन आपको याद करना पड़ेगा। तो मैंने ये डिटेल थोड़ा इसी रूप में आपको बताने की कोशिश की है ताकि आप उसको याद कर सकें। इसका जो पहला सेक्शन है वो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी तो आपको याद हो जाएगा, एंड कमेंसमेंट के बारे में ये कानून बात करता है। यानी शॉर्ट टाइटल संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ कि कब ये प्रारंभ हुआ, इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा, इसका एक्सटेंट क्या होगा, कहाँ तक ये लागू होगा, एंड कमेंसमेंट और ये कब प्रारंभ होगा, इसके बारे में ये सेक्शन 1 में जानकारी दी गई है। जो सेक्शन हमारा 2 है वो डेफिनेशन क्लोज है। डेफिनेशन का क्लोज रहेगा। इसमें जो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं, वो बताई गई हैं। सेक्शन 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेज के बारे में बात करता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेज यानी उनका जो अलग अलग रेफरेंसेज हैं, जो निर्देश हैं, उनका हम क्या मीनिंग लगाएंगे, क्या उनसे अर्थ लेंगे, ये सेक्शन 3 डिस्क्लोज करता है। तो कई बार हमें ये लगता है कि ये सेक्शन 3 इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब कानून का इंटरप्रिटेशन होता है न्यायालयों के अंदर, तो इस सेक्शन 3 बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो परीक्षा के पॉइंट से भला ही ये इम्पोर्टेंट आपको दिखाई नहीं दे, लेकिन जब आप उस सीट पर बैठकर काम करते हैं तो ये सेक्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए जो है मैं आपको इसी बारे में आगे बताती चलती हूँ। अब हम आते हैं सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 किस बारे में है? ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड अदर लॉज। ये थोड़ा सा ब्रीफ इन्होंने किया है कि BNS 2023 जो है भारतीय न्याय संहिता, जो IPC को रिप्लेस कर रही है, तो उसमें ऑफेंसेज का ट्रायल जो है वो कैसे और किन परिस्थितियों में होगा, अदर लॉज में क्या परिस्थिति रहेगी, इसके बारे में सेक्शन 4 बात करता है। सेक्शन 5 सेविंग्स के बारे में बात करता है। सेविंग्स क्या होती है? व्यावृत्तियाँ, यानी किन चीज़ों को बचाया गया है वो सेविंग्स होती है, उनके बारे में सेक्शन 5 बात करता है। ये पूरा चैप्टर 1 है। तो चैप्टर जो 1 है BNSS का, वो प्रारंभिक चैप्टर है,
प्रिलिमिनरी चैप्टर है और उसमें 1 से लेकर 5 सेक्शंस तक हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो हमारा पहला चैप्टर है BNSS का, उसमें 5 सेक्शन है। कितने सेक्शन हैं? 5। ठीक है, ये नाम और डिफिनेशन, सेविंग्स, रेफरेंसेज, इनके बारे में बात करता है। एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं। हमारा सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, क्योंकि हमें याद करना है ये शॉर्ट टाइटल। दूसरा हमारा डेफिनेशन, तीसरा रेफरेंसेज और चौथा सेविंग्स। तो ये और चौथा जो है वो ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज और 5वां जो है वो सेविंग्स के बारे में है। ठीक है, तो ये प्रिलिमिनरी चैप्टर जो 1 है उसमें ये 5 सेक्शंस हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 सेक्शन 6 से शुरू होता है और ये जो हमारा जो चैप्टर है ये 20 सेक्शन तक जाता है। यानी सेक्शन 6 से लेकर 20 तक इस चैप्टर 2 में बताया गया है। कौन कौन से इसमें सेक्शंस हैं? सेक्शन 6 क्या कहता है? वो क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोड्स के बारे में बात करता है कि क्रिमिनल कोड्स कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या उनकी क्लास होती हैं, इसके बारे में बात करता है। सेक्शन 7 टेरिटोरियल डिवीज़न की बात करता है कि टेरिटोरियल डिवीज़न इसका कैसे होगा। ठीक है ना, यानी प्रादेशिक खंड इसके कैसे बनेंगे। प्रादेशिक खंड का मतलब होता है जगह के हिसाब से इसके खंड, है ना। जैसे मान लो ये पूरा राजस्थान है तो इसके खंड हम कैसे बनाएंगे? जिले वाइज बनाएंगे, तहसील वाइज बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो उन डिविजन्स के बारे में ये बात करता है। फिर सेक्शन हमारा 8 आता है, वो बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। कोर्ट ऑफ सेशन, सेक्शन 8 जो है कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में डील करता है। देखिए, मैं वापस आपको बता रही हूँ कि जो ओल्ड CRPC थी, मैं उसके सेक्शंस की बात नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज़ तो क्या होगा, वही सेक्शंस आपके दिमाग में बने रहेंगे, जबकि हमें इस BNSS के अनुसार सेक्शंस को अपने दिमाग में बिठाना है। यहाँ कोर्ट ऑफ सेशन सेक्शन 8 में दिया गया है। तो इन चीज़ों को आप दिमाग में बार बार जब ये वीडियो सुनेंगे कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो सेक्शन 8 में है, तो ये हमारे को याद हो जाएगा। फिर आता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 में कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात की गई है। कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी पहले बड़ी कोर्ट सेशन कोर्ट हो गई, इसके बाद छोटी कोर्ट आ गई, है ना, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट आ गई। फिर सेक्शन 10 में जो CGM और ACGMs की कोर्ट हैं, CGM और ACGM। CGM कौन होता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, है ना। और ACGM कौन होता है? एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो उनकी कोर्टों के बारे में बात की गई है। यानी पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट GM की कोर्ट की बात कर ली गई 9 में, 10 में CGM और ACGM को बताया गया। फिर 11 में कौन आया? स्पेशल मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब ये कौन होते हैं स्पेशल? इनको स्पेशल क्यों कहते हैं? अब स्पेशल इसलिए कहते हैं कि कई बार पर्टिकुलर जो कैटेगरी के ऑफेंसेज हैं उसके हिसाब से कोर्ट्स बना दी जाती हैं। कैसे? जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक बना हुआ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसको हम चेक वाले कोर्ट कहते हैं, जिनमें जैसे कोई चेक डिसऑनर हो जाता है, किसी आदमी ने बैंक का चेक दिया किसी को और वो डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर होना एक अपराध है, ऑफेंस है। तो इसके अब ये मुकदमे बहुत आते हैं, तो जैसे इनको स्पेशल कोर्ट्स इनकी बना दी जाती हैं कि, और इनको क्या बोलते हैं? NI एक्ट कोर्ट, NI एक्ट की स्पेशल कोर्ट्स ये बना दी जाती हैं। तो टॉपिक वाइज जो है, ऑफेंस वाइज, ऐसे ही जैसे इकोनॉमिक ऑफेंस है ना, इकोनॉमिक ऑफेंस उसके लिए कोर्ट बना दी जाती हैं स्पेशल, तो ये भी स्पेशल कोर्ट्स कहलाती है। तो स्पेशल का मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर या पर्टिकुलर ऑफेंस को लेकर कोर्ट्स खोल दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट
की कोर्ट होती हैं और ये सेक्शन 11 के तहत खोले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 में लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है। लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी ये क्या होता है? लोकल जुरिडिक्शन का मतलब होता है जैसे ये एक पर्टिकुलर एरिया है, मान लो जयपुर ले लेते हैं, ये जयपुर इतना बड़ा है। अब जयपुर में तो 20 मजिस्ट्रेट बैठते हैं, 20 जेएम बैठते हैं, तो कौन सा मजिस्ट्रेट कौन से एरिया को सुनेगा, तो उनके डिवीज़न कर देते हैं। जैसे ये मैं डिवीज़न कर देती हूँ, तो इनको ये नाम दे देते हैं कि ये 1 नंबर के जुरिडिक्शन में दे दिया, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना। उनका एरिया फिक्स कर दिया जाता है। लोकल का मतलब उनका एरिया, वहाँ का लोकल जो एरिया है, स्पेस, है ना, कितनी दूर तक के मामलों को वो सुनवाई करेंगे, तो कितनी कॉलोनियाँ उसके अंदर आ जाएंगी, कौन कौन सी कॉलोनी, कौन कौन से मोहल्ले, कौन कौन से वार्ड जो है उनके एरिया में दिए गए हैं, तो वो बांट दिए जाते हैं। तो ये इनका लोकल जुरिडिक्शन हो गया। सेक्शन 12 में इसकी बात की गई है ना, कि इनके लोकल जुरिडिक्शन जो है वो बांट दिए जाएंगे। इसके बाद हम सेक्शन 13 की बात करेंगे। सेक्शन 13 क्या करता है? वो सबऑर्डिनेशन की बात करता है ना। सबऑर्डिनेशन, किसका सबऑर्डिनेशन? ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट रहेंगे, इसके बारे में ये बताता है आपको। तो यहाँ तक तो हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर रहे थे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात हम कर रहे थे। कहाँ तक? सेक्शन 13 तक, है ना। सेक्शन 6 से लेकर 13 तक हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन और क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, इनकी बात की। अब क्या है, सेक्शन जो 14 है, सेक्शन 14 जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बात करने लग जाता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अब ये कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो एग्जीक्यूट करते हैं, ये कौन होते हैं? तो जैसे डीएम कौन होता है? कलेक्टर। तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। जब ये बीएनएसएस की पावर को जब यूज करेगा तो इसको डीएम बोला जाएगा। तो डीएम हो गया, एडीएम, एसडीएम, ये सब जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। ये गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसके अंडर में होता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक तरह से डायरेक्टली वो हाई कोर्ट के अंडर में होता है। किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट आता है, लेकिन ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है ये गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। तो ये सेक्शन 14 जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करता है। इसके बाद आते हैं हम सेक्शन 15 पर। इसमें स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात की गई है। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यानी इनको भी स्पेशल बना देते हैं। कई बार एक पर्टिकुलर काम उनको दे देते हैं तो स्पेशल हो गया, तो वो स्पेशल हो गए, है ना। यानी जैसे एसडीएम है, कोई भी एसडीएम है, इसको एक स्पेशल कैटेगरी का कोई भी काम दे दिया तो इसको स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलेंगे। फिर सेक्शन 16 में लोकल जुरिडिक्शन, किन का? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। इनका भी लोकल जुरिडिक्शन बटा हुआ होता है। लोकल जुरिडिक्शन, इनका भी एरिया बटा होता है। जैसे एक शहर में, मान लो एक शहर में ये 5 एसडीएम बैठते हैं, मान लो 5 एसडीएम, तो कौन सा किस एरिया में काम करेगा, तो उनकी नंबरिंग दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। कई बार डायरेक्शन के हिसाब से भी दे देते हैं, जैसे ईस्ट एसडीएम ईस्ट, एसडीएम वेस्ट, इस तरह भी बांट देते हैं। तो ये डिपेंड करता है। तो सेक्शन जो 15 है वो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करता है, और जो सेक्शन 16 है वो लोकल जुरिडिक्शन की बात करता है। बात आई समझ में, है ना। अब आते हैं सेक्शन 17। सेक्शन 17 जो है इनके सबऑर्डिनेशन की बात करता है। अभी हम, आपको पता है ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की हम बात कर रहे हैं, तो इनका ही लोकल जुरिडिक्शन हम बांटेंगे। लोकल तो हो गया 16 में, लोकल तो ये 16 में चला गया। हम अभी बात कर रहे थे सबऑर्डिनेशन की, है ना। सेक्शन 17 तो सबऑर्डिनेशन को डील करता है। सबऑर्डिनेशन को डील करता है। सबऑर्डिनेशन का मतलब उसकी अधीनस्थता, यानी किसके अधीन वो काम करेगा, किसके सबऑर्डिनेट में आएगा। तो जैसे डीएम है, डीएम के नीचे एडीएम, है ना।
एडीएम के नीचे एसडीएम। तो इस तरह इनका सबऑर्डिनेशन होता है। अब एसडीएम से बड़ा कौन होता है? एडीएम। एडीएम से बड़ा कौन होता है? डीएम। तो एसडीएम जो है वो इन दोनों के नीचे काम कर रहा है, तो ये इनका सबऑर्डिनेशन हो गया। सेक्शन 17 में सबऑर्डिनेशन को बताया गया है। अब ये सेक्शन जो है 14 से लेकर 17 तक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात की गई है। ये जो 3 सेक्शन हैं, 4 हो गए क्या? 14, 15, 16 और 17, हाँ 4 हो गए, है ना। ये 4 सेक्शन जो है वो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बात करते हैं। अब आता है प्रोसिक्यूटर्स। ये कौन होते हैं प्रोसिक्यूटर्स? ये क्या करते हैं? ये वकील होते हैं सरकारी, एक तरह से इनको कह सकते हैं सरकारी वकील, है ना। इसकी बाकायदा जैसे सरकार जो है 2 तरह से वकील बनाती है अपने लिए। एक तो अपॉइंट करती है और दूसरा एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं। तो एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं उनको तो बोलते हैं एपीपी। सबसे पहले एपीपी आता है, फिर वो एडीपी बन जाता है, ऐसे, ठीक है। ये तो एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं। ये अपॉइंट जो करते हैं, ये वकीलों में से जो प्राइवेट वकील होते हैं उनमें से सरकार अपने मुकदमों की पैरवी करने के लिए, प्राइवेट एडवोकेट्स होते हैं ये, तो अपने मुकदमों की पैरवी करने के लिए कोर्ट वाइज इनको अपॉइंट कर देती है। तो क्या होता है जनरली, जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है ना, तो कांग्रेस की विचारधारा रखने वाले वकीलों को कांग्रेस अपने गवर्नमेंट के वकील अपॉइंट कर देती है। और जब बीजेपी आती है तो वो अपनी विचारधारा वाले लोगों को अपॉइंट कर देती है, इनको हटा देती है ना। नॉर्मली ये लोग 5 साल के लिए होते हैं, 5 साल के लिए, बट इनका पीरियड जो है सरकार बदलते ही ख़त्म हो जाता है, मतलब वो सरकार उनको हटा देती है। अगर कोई थर्ड पार्टी आ गई तो वो अपनी विचारधारा के लोगों को अपॉइंट कर देती है। तो इस तरह ये एडवोकेट जो है सरकार अपॉइंट करती है। इनको हाई कोर्ट में भी अपॉइंट किया जाता है और सेशन कोर्ट में भी अपॉइंट करते हैं। जनरली जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती हैं उनमें सरकार अपॉइंट नहीं करती, उनमें जो ये एपीपी होते हैं ना, गवर्नमेंट नौकरी वाले, एपीपी गवर्नमेंट नौकरी वाले, वो ही पैरवी करते रहते हैं। तो ये जो सेक्शन 8 है, सेक्शन जो 18 है, सेक्शन 18 है ना, सेक्शन 18 ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में बात करता है कि भाई ये कौन होते हैं। इनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं ना, क्योंकि ये पब्लिक की तरफ से पैरवी करते हैं, इसलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गए। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो किसकी तरफ से पैरवी करती है? पब्लिक के लिए पैरवी करती है ना। जनरली क्या होता है, जो विक्टिम होता है ना, जैसे किसी के साथ अपराध हो गया तो विक्टिम को ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है ये उनकी तरफ से कोर्ट में उनका फेवर रखते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 19 क्या कहता है? 19 में असिस्टेंट एपीपी, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ गया, है ना, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और सेक्शन 20 जो है वो इनके डायरेक्टरेट के बारे में बात करता है। आजकल जो है इसके एक डायरेक्टरेट बना दिया गया है, क्योंकि इनका ट्रांसफ़र कौन डील करेगा, तो वहाँ पर जो है एक डायरेक्टरेट, इनका एक बड़ा ऑफिस जो है वो सचिवालय में है और वहाँ पे ये डायरेक्टरेट जो है वो बना रखी है ना। अभी इसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया है। अभी देखिए पहले तो ये स्टेट लेवल पर ही डायरेक्टरेट था ना, डायरेक्टरेट ये स्टेट लेवल पर था, लेकिन अभी ये जो नई बीएनएसएस जो है, ये जो नया कानून आया BNS 23, इसमें ज़िले लेवल पर भी इनकी डायरेक्टरेट बना दी गई है। तो ये इसमें एक नया जो है हमको बदलाव देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सेक्शन 20 तक ही आप पढ़ाई कीजिए। आपको ये सेक्शन 20 याद करने हैं, आप एक बार बार इनको रिपीट कर लीजिए वीडियो को, ताकि क्या है कि आपको ये सेक्शंस याद हो जाए और फिर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे।